हेलो एवरीवन। परीक्षा मंथन के सीरीज में विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष स्पेस टेक्नोलॉजी इन स्पेस हम देखेंगे, जो कि यूपीपीसीएस एंड बीपीएससी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो बिना किसी ज़्यादा समय वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले है कि कॉमर्शियल ब्रेन चिप नियो। नियो क्या है? कॉमर्शियल ब्रेन चिप। चीन ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ठीक है, बीसीआई होता क्या है, पहले सबसे पहले ये समझिए। बीसीआई क्या होता है कि ब्रेन सिग्नल्स को डायरेक्टली कंप्यूटर डिवाइस कमांड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, यही इसका मतलब होता है बीसीआई का। यहाँ पे आप देखो कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक ऐसी तकनीक है जो इंसान के दिमाग और बाहरी डिवाइस जैसे कंप्यूटर, व्हील चेयर के बीच एक सीधा कम्युनिकेशन रास्ता बनाती है। इसका मेजर एप्लीकेशन आप समझ सकते हो कि पैरालिसिस या सीवियर मोटर डिजेबिलिटी वाले पेशेंट के लिए कितना ये यूजफुल हो सकता है। ओके, फ्यूचर एप्लीकेशन आपका रोबोटिक, प्रोस्थेटिक्स, स्पीच रिस्टोरेशन, ठीक है। बीसीआई का बेसिक आइडिया क्या है कि माइंड स्पीक्स एंड मशीन एग्जीक्यूट्स। फाइन। अब न्यूरालिंक डिवाइस के बारे में जान लेते हैं कि न्यूरालिंक एलन मस्क द्वारा स्थापित एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इंसानी दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधा कनेक्शन बनाने के लिए ब्रेन चिप विकसित कर रही है, ठीक है। सेम वही चीज है, फोन को सीधे ब्रेन से जोड़ देगा। न्यूरालिंक ने सिक्के के आकार का एक डिवाइस बनाया जिसे लिंक का नाम दिया है। ये डिवाइस कंप्यूटर, मोबाइल फोन या किसी अन्य उपकरण को ब्रेन एक्टिविटी से सीधे कंट्रोल करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए पैरालिसिस से पीड़ित जो व्यक्ति हैं, मस्तिष्क में चिप लगाकर प्रत्यारोपित होने के बाद केवल यह सोचकर माउस का कर्सर मूव कर सकें कि वे इसे कैसे मूव करना चाहते हैं। दोनों सेम चीज है। नियो जो है आपका, ये चाइना ने किया है, और न्यूरालिंक जो है ये किसका है? एलन मस्क का है, ठीक है। एलन मस्क को भली भांति आप जानते होंगे। सबसे अभी दुनिया के सबसे क्रांतिकारी आदमी में इनका नाम आता है। अब आ गया आपका PFBR, ठीक है, PFBR। मैं दोनों में अब करूँगा कि बाइलिंगुअल रखेंगे ताकि सब लोग को फायदा हो। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का स्टेज 2 कंपोनेंट है ये। सबसे पहले तो ये जान लें क्या है 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का स्टेज 2 है, ठीक है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कि भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। तमिलनाडु के कलपक्कम में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने 6 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक अपनी प्रथम क्रिटिकलिटी जो है स्वधारित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया की स्थिति, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, मुझे हिंदी पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी होती है, प्राप्त की, जो एक सतत परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया की शुरुआत का संकेत है। यह PFBR एक 500 मेगावाट विद्युत रिएक्टर है, ठीक है। कितना है? 500 मेगावाट। फाइन। ओके ओके ओके, प्लूटोनियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये स्टेज 1, 2, 3 दिया हुआ है, तो मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको। स्टेज 1 में क्या है? स्टेज 1 में आपका, जैसे कि स्टेज 1 में आपका क्या है? नेचुरल यूरेनियम का यूज होता है। सॉरी, स्पेलिंग चेंज हो गया। सेकेंड में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, प्लूटोनियम बेस्ड फ्यूल, प्लूटोनियम
बेस्ड फ्यूल, 3 में थोरियम बेस्ड रिएक्टर, थोरियम बेस्ड, ये आप देख सकते हो, ठीक है, जिससे चरण 1 का चक्र पूरा होता है। पारंपरिक तापीय रिएक्टरों के विपरीत पीएफबीआर यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड ईंधन का उपयोग करता है। प्रयुक्त विखंडनीय पदार्थ तापित भारी जल रिएक्टरों से प्राप्त प्रयुक्त ईंधन से, तो साइंस एंड टेक में हिंदी थोड़ा सा मेरे लिए हार्ड हो जाता है पढ़ना। देखो इसका जो मेन चीज़ और है कि कोर यूरेनियम 238 की एक ब्लैंकेट से घिरा होता है। 3 न्यूट्रॉन एक उपजाऊ पदार्थ को विखंडीय प्लूटोनियम 239 में परिवर्तित करते हैं, जिससे रिएक्टर अपने उपभोग से अधिक ईंधन उत्पन्न करने में सक्षम होता है। ठीक है, तो यही है कि पहला यूरेनियम, दूसरा प्लूटोनियम, तीसरा स्टेज थोरियम बेस्ड। देखो चरण 3 में थोरियम मैंने पढ़ रखा था इसको पहले ही, और दूसरे चरण में क्या है, रिएक्टर को अंततः ब्लैंकेट में थोरियम 232। ठीक है, यही है आपका, सेम चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, इसमें घुसेंगे ज़्यादा तो दिमाग खराब हो जाएगा। चरण 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम है। अच्छा, यहाँ पे सही दिया है, प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। क्लियर दिया हुआ है यहाँ। चरण 2 में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है, यहाँ पे हैवी वाटर वाला जल रिएक्टर, हैवी वाटर रिएक्टर वाला जो है। चरण 1 से प्राप्त प्लूटोनियम का उपयोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। यहाँ आपका नेचुरल यूरेनियम, यहाँ पे प्लूटोनियम, चरण स्टेज 2 है ये, स्टेज 3 में थोरियम। बस इतना ध्यान रख लेंगे, काम हो गया। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। जिसमें चरण ठीक है। स्थापित क्षमता क्या है? देश की कुल परमाणु ऊर्जा क्षमता इस समय 8.78 गीगावाट है। ठीक है, वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न परमाणु ऊर्जा संयंत्रों ने मिलाकर 56,681 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया। और भारत के कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का योगदान स्थिर रूप से लगभग 3% बना हुआ है। वर्ष 2024-25 में इसका हिस्सा 3.1 दर्ज किया गया। भविष्य में क्या योजना है? आने वाले वर्षों में भारत अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को लगभग 3 गुना बढ़ाने की योजना बना रहा है। स्वदेश में विकसित 700 मेगावाट के रिएक्टरों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से तैयार किए जा रहे 1000 मेगावाट के रिएक्टरों के माध्यम से, ठीक है, वर्ष 2031 से 32 तक कुल स्थापित क्षमता 22.28 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है ये। ठीक है, वैश्विक सहयोग क्या है? भारत ने शांतिपूर्ण उपयोग के लिए नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 18 देशों के साथ अंतर सरकारी समझौते किए हैं, जो इस क्षेत्र में भारत के प्रति बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय भरोसे को दर्शाते हैं। ठीक है, अब आपका है कि राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये क्या है? ओके, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। देखो थोड़ा सा रुक के सुन लेना। अभी इंडिया का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है? 8.78 गीगावाट। 24-25 में कितना जनरेशन हुआ? 24-25 में 56,681 मिलियन यूनिट। ओके, न्यूक्लियर शेयर कितना है? पूरी एनर्जी में
3.1%। टारगेट क्या है? 22 गीगावाट। कब तक? 2031 से 32 तक। लॉन्ग टर्म टारगेट 100 गीगावाट। कब तक? 2047 तक। इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है? एक जगह मैंने कर दिया है इसको। और एक इसमें एडिशन में करना चाहता हूँ कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में, कि इंडिया का जो डेवलपिंग है वो आपका BSMR 200 स्मॉल रिएक्टर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो मुझे ध्यान में आ रहा है इस वक्त। BSMR 200 और दूसरा SMR 55। इसके अंदर जो फोकस है आपका न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के अंदर इंडिजिनस SMR पे फोकस है। गवर्नमेंट रोड मैप में एटलीस्ट 5 इंडिजिनस SMR जो है, कितना? 5 इंडिजिनस। कब तक? 2033 का टारगेट है। ये एकदम ध्यान रखना है। जो कन्वेंशनल जो आपका रिएक्टर होता है, कन्वेंशनल रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर जो लार्ज स्केल पे होता है, SMR जो होता है स्मॉलर प्लस मॉड्यूलर, पोटेंशियली जो इजियर डिप्लॉयमेंट जिसका हो सकता है, उसको कहते हैं, ठीक है? राष्ट्रीय एक्सचेंज, इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, निक्सी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसका बेसिक पर्पस है कि इंडियन इंटरनेट ट्रैफिक को डोमेस्टिकली एक्सचेंज करना, ठीक है? इससे होगा क्या? लेटेंसी कम होगी, डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेशनल राउटिंग जो होता है, इंटरनेशनल राउटिंग जिसको कहते हैं, राउटर आप सुने होंगे, वाईफाई लगाए होंगे घर पे, इंटरनेशनल राउटिंग जो होता है वो भी कम होगा, लेटेंसी कम होगा, नेटवर्क जो रेजिलियंस है आपका, नेटवर्क का जो ताकत है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है? मजबूत होगा, सुरक्षा ज़्यादा होगी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा आपका सिक्योर होगा, ठीक है? ये सब फायदे हैं। और एक बात मैं बता दूं कि निक्सी जो है यहाँ, ये कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। निक्सी मेनली जो है, मेनली इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट इकोसिस्टम फैसिलिटेट करता है। फाइन, ओके। इंटरनेट ट्रैफिक के आदान प्रदान, ठीक, एक्सचेंज को बढ़ावा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निक्सी का कार्य क्या है देख लो यहाँ पे, इंटरनेट एक्सचेंज सेवाएं, IN और भारत डोमेन का प्रबंधन, भारतीय रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नेम्स एंड नंबर्स, बहुभाषी इंटरनेट को बढ़ावा। तो ये जो है इंटरनेट को सस्टेनेबल हमारे लिए बना रहा है, हमारे लिए रेजिलियंट बना रहा है, हमारा डेटा को सिक्योर करने में मदद कर रहा है, ठीक है? भारत में डिजिटल क्रांति की प्रगति, एक सेकेंड, ओके, फाइन फाइन। मेनली ये जो आपका आर्टिकल है ये डिजी लॉकर को लेकर के है, ठीक है? डिजी लॉकर आप इस्तेमाल करते हो, कि डिजी लॉकर को सिर्फ एक डिजिटल डॉक्यूमेंट रखने का ऐप मत बोलिए, ठीक है? इट इज पार्ट ऑफ, क्या होता है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको कहते हैं DPI। UPSC वगैरह में बहुत DPI के बारे में पूछेगा, अब DPI पूछ देगा, आपको पता नहीं होगा। आधार सर्विसेज, जो भी सर्विसेज आपको सरकार ऑनलाइन प्रोवाइड करे उसको DPI कहते हैं। सिंपल सा बात एक समझ लीजिए। आइए देखते हैं अब। मई 2026 में भारत में डिजिटल गवर्नेंस को नई दिशा देने और नागरिक सेवाओं को अधिक सरल, सुरक्षित एवं सुलभ बनाने की दिशा में राष्ट्रीय गवर्नेंस प्रभाग लगातार महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसी क्रम में डिजी लॉकर को विभिन्न राज्य डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करने की पहल ने देश में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI को एक और
एक और अधिक मजबूत किया है। राज्यों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देते हुए 11 मई 2026 को आयोजित राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला के दौरान 5 राज्यों को सम्मानित किया गया है। डिजी लॉकर कौन सा मंत्रालय संभालेगा? मीटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला क्षेत्र। किनके पास है ये? अश्विनी वैष्णव। रेलवे विभाग भी इन्हीं के पास है, ठीक है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा डिजी लॉकर आपको आधिकारिक दस्तावेजों को कभी भी कहीं भी एक्सेस करने और साझा करने की एक सुरक्षित कागज रहित समाधान प्रदान करता है। आईटी नियम 2016 के तहत जो है उसका जो मूल दस्तावेज जो होता है उसके समान इसको माना जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो होता है, पुलिस कभी कभी परेशान कर देता है कि नहीं नहीं डिजी लॉकर पे नहीं देखेंगे, जिस पुलिस वालों को जानकारी नहीं होती है। डिजी लॉकर एकीकरण में राज्यों का योगदान जो है गुजरात, कर्नाटक, ठीक है, उसमें डिटेल में उतना क्यों घुसेंगे कि इससे पेपरलेस गवर्नेंस प्लस डिजिटल ट्रस्ट प्लस ई गवर्नेंस से कनेक्ट करना है इसको, और कुछ नहीं। सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। अब आते हैं पैक्स सिलिका के बारे में, ठीक है। पैक्स सिलिका बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इस पेज का स्ट्रॉन्गेस्ट करंट अफेयर टॉपिक है। इंडिया फॉर्मली पैक्स सिलिका कोलिशन में 2026 में ज्वाइन हुआ। कब हुआ ज्वाइन? 2026 में। पर्पस क्या है? क्रिटिकल मिनरल। और क्या पर्पस है? सेमी कंडक्टर। उसके बाद क्या होगा? एआई यूज होगा। उसके बाद क्या होगा? कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। ये इसका मेन पर्पस है भारत का। इंटायर जो सप्लाई चेन है उसको, सप्लाई चेन जो आपका है उसको सिक्योर करना मेन इसका पर्पस होता है, ठीक है। सिंपल वे में अगर इसको एक्सप्लेन करें तो आप समझ सकते हो कि जो सिलिकॉन स्टैक है क्रिटिकल मिनरल से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होगा, एआई चिप बनेगा, डेटा सेंटर आएगा, एआई को सिस्टम तैयार होगा पूरे देश में, ठीक है। इसमें यही सब है, इसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं। लेकिन एक मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता देता हूँ कि इंडिया में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम रैपिडली एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। माइक्रोन आपका गुजरात में, ठीक है। जो प्रोजेक्ट है आपका वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, माइक्रोन गुजरात, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी गुजरात, फिर एक टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सेम आसाम में, सीजी पावर आपका गुजरात में, गुजरात और आसाम इसका। और 2026 में नीति आयोग ने सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए 10 ईयर का रोड मैप रिलीज किया, जिसका ऑब्जेक्टिव इंडिया को ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में स्ट्रॉन्गर पोजीशन देना है, ठीक है। अब आइए एआई मॉडल्स की बात करें, क्लाउड और एलएलएम, ठीक है। क्लाउड लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो होता है आपका, यहाँ पे जगह ही नहीं है, मैं लिखूँ कहाँ। लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल है ये क्या पे काम करता है? ट्रेनिंग, ठीक है, पैरामीटर्स, इन्फेरेंस, फिर आउटपुट। और मॉडर्न एआई मॉडल में मल्टी मोडालिटी जो टूल यूज होता है, ठीक है, टूल कोडिंग, रीजनिंग जैसे कैपेबिलिटीज जो हैं वो ऐड हो रही हैं। और आपको यहाँ पे क्लाउड सोनेट दिया है क्या? एआई मॉडल मिथॉस 5, ओके। अमेरिकी कंपनी एंथ्रोपिक की सबसे उन्नत और शक्तिशाली एआई मॉडल मिथॉस 5 और फेबल 5, ठीक है, फेबल 5 और मिथॉस 5 दे दे एग्जाम में तो क्या देना? एआई मॉडल है ये, एलएलएम भी कर सकते हो इसको। क्यों किया? ये साइबर खतरों से निपटने के लिए क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है।
सुरक्षा चिंताओं के कारण अमेरिकी सरकार ने विदेशी नागरिकों की इन मॉडलों तक पहुंच पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि हाल ही में वाणिज्य विभाग ने विश्वसनीय भागीदारों के लिए मिथॉस 5 पर लगे इन प्रतिबंधों में ढील दी है। काफी मजबूत एआई सिस्टम बनाया इन लोगों ने। खासियत है कि ये मॉडल अब इतने शक्तिशाली हैं कि इन्होंने अमेरिकी सरकार के अत्यधिक गोपनीय और सुरक्षित कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद सुरक्षा कमजोरियों को सिर्फ कुछ घंटों में ही ढूंढ लिया। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका मिथॉस 5। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एक बार, मिथॉस 5, फेबल 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाउड से संबंधित एंथ्रोपिक अपनी क्लाउड सीरीज के एआई चैटबॉट के लिए जानी जाती है और ये उन्नत मॉडल उसी तकनीक की प्रगति का अगला चरण है। ठीक है, ओके। जीपीएस स्पूफिंग देखते हैं। इस टॉपिक को जीपीएस वर्सेस जीएनएसएस डिस्टिंक्शन के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? जीपीएस यूएस का है और जीएनएसएस जो है मतलब ये ब्रॉडर कैटेगरी हो गया, आपका कैटेगरी हो गया। जीएनएसएस इंक्लूड क्या करता है? जीपीएस, क्लोनास, ओके, गैलीलियो, जितने भी ये सबके मैप वाला जो होता है, सबका मैपिंग वाला। जीपीएस तो अमेरिका का है, जीपीएस कुछ ऐसा नहीं, उसका अपना सॉफ्टवेयर है जीपीएस। फिर ये सब चाइना का है। तो यही अंतर है दोनों में। जीपीएस और जीएनएसएस एक ब्रॉडर कैटेगरी हो गया, इसमें सारा जितना भी आता है वो उसको कहते हैं। जीपीएस अपना एक पर्टिकुलर देश का ये है। ठीक है, हाल ही में देखा गया कि जीपीएस स्पूफिंग संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के पास उड़ने वाले विमानों के लिए युद्ध का एक डिजिटल कोहरा पैदा कर रहा है। जीपीएस स्पूफिंग को जीपीएस सिमुलेशन भी कहा जाता है। एक ऐसी तकनीक है जिसमें नकली जीपीएस सिग्नल भेजकर वास्तविक जीपीएस रिसीवर को धोखा दिया जाता है। इस प्रक्रिया में दुर्भावनापूर्ण इरादे से नेविगेशन डेटा में हेरफेर किया जाता है। ब्लॉकिंग से अलग कैसे कि सामान्य जीपीएस जैमिंग सिग्नल को ब्लॉक कर देती है, जबकि स्पूफिंग में नकली सिग्नल असली सिग्नल को ओवरराइड कर देता है। ठीक है, कुछ कैसे काम करता है, नहीं करता है, लक्ष्य को गलत नेविगेशन जानकारी पर आधारित निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, जैमिंग क्या होता है? सिग्नल को डिस्टर्ब करना, ब्लॉक करना। स्पूफिंग क्या होता है? फेक सिग्नल भेजकर रिसीवर को रॉन्ग लोकेशन पे भेज देना। ठीक है, इंडियन एविएशन सेक्टर में जीएनएसएस इंटरफेरेंस को एड्रेस करने के मेजर लिए हैं। इंडिया ने 2023 से 25 पीरियड में सिग्निफिकेंट जीएनएसएस इंटरफेरेंस रिपोर्ट भी रिकॉर्ड की है। ठीक है, इसे कुछ उपाय यहाँ दिए हुए हैं। अब आते हैं बिटुमेन पे। पश्चिमी एशिया में हालिया संघर्ष का प्रभाव भारत की सड़क अवसंरचना विस्तार योजनाओं पर पड़ा है, क्योंकि भारत अपनी बिटुमेन आवश्यकता का लगभग 30 से 40% आयात करता है। भारत के कुल बिटुमेन आयात का 99% से अधिक हिस्सा इराक, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, ओमान, बहरीन से प्राप्त होता है। बिटुमेन क्या है? तो बिटुमेन कच्चे तेल का एक उप उत्पाद है जो अपनी जल रोधक एवं आसंजन विशेषताओं के लिए जाना जाता है। ठीक है, असंजक बल, संजक बल मतलब कि वाटर प्रूफिंग कह सकते हो एक तरीके से, वाटर प्रूफ। अरे रोड वोड जो होता है हमारा हाईवे पे लगा हुआ है, इसका उपयोग मुख्यतः सड़क निर्माण, छत निर्माण में किया जाता है। कनाडा में तेल बालू के रूप में बिटुमेन के विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक भंडारों में से एक पाया जाता है, जो वैश्विक आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बिटुमिनस बालू के अन्य प्रमुख भंडार
संयुक्त राज्य अमेरिका, वेनेजुला तथा रूस में भी पाए जाते हैं। बिटुमेन का उत्पादन रिफाइनरियों में किया जाता है, जिससे इसकी शुद्धता सुनिश्चित होती है, गुणवत्ता में एक रूपता बनी रहती है तथा वैश्विक निर्माण क्षेत्र की विशाल मांग को अपेक्षाकृत कम लागत पर पूरा किया जा सकता है। ये सब मेंस फेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इस बॉक्स एक दिया हुआ है 10 ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी। इस बॉक्स को हम क्विक रिवीजन सेक्शन की तरफ पढ़ सकते हैं, ठीक है। कि लिथियम आयन क्या है भैया, सोडियम आयन बैटरी जो है, इसका नमक जैसे बहुत सारे मटेरियल से बनी सोडियम आयन बैटरी लिथियम के सस्ते सुरक्षित विकल्प के तौर पर उभर रही है, ठीक है। इसका जो इम्पोर्टेंट कंपैरिजन है आपका, लिथियम आयन क्या है, हाई एनर्जी डेंसिटी, लिथियम का डिपेंडेंसी हो जाता है। लिथियम ट्रायंगल कहाँ है, ये कमेंट में मुझे चाहिए, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो कमेंट में बताओ लिथियम ट्रायंगल कौन कौन से कंट्री मिल करके बनाते हैं, कंट्रीज के नेम चाहिए, ठीक है। लिथियम ट्रायंगल। अब सोडियम आयन क्या है, सोडियम एबंडेंट मात्रा में है, पोटेंशियली चीपर है आपका। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, इंडिया में ARCI ने सोडियम आयन पाउच सेल टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रियल वैलिडेशन जो है कॉमर्शियलाइजेशन के लिए MOU भी किया था, ठीक है। PIB का ये न्यूज है, मैं आपको एडिशनली ये बता रहा हूँ। इंडिया जो है सोडियम आयन बैटरी पे काम कर रहा है, MOU भी कर चुका है। और इसका सबसे अच्छा है कि सोडियम आयन बैटरी कैन रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन लिथियम सेंट्रिक बैटरी सप्लाई चेन्स, ओके। जनरेटिव कोडिंग क्या है, अब सिर्फ टेक्स्ट जनरेट नहीं कर रहा है, इससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हालुसिनेटेड कोड, साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी जैसे चीज़ें जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ओवर डिपेंडेंस ऑन AI, सब कुछ हो रहा है। एडवांस वेबसाइट, गेम, दूसरे एप्लीकेशन बनाना पहले से कहीं ज़्यादा आसान और तेज हो गया। बस यह पक्का कर लें कि वे क्या लेकर आते हैं। नेक्स्ट जेन न्यूक्लियर, इसको SMR प्लस एडवांस्ड जो है आपका, बिना ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लगातार बिजली दे रही है। नए डिजाइन दूसरे फ्यूल और कूलिंग सिस्टम पर निर्भर करते हैं या कम जगह लेते हैं, इससे ज़्यादा रिएक्टर तेजी से ऑनलाइन हो सकते हैं। मैंने ऊपर डिस्कस किया है अच्छे से। इसको SMR प्लस एडवांस रिएक्टर प्लस क्लीन बेस लोड पावर से कनेक्ट करके देखना है। AI साथी क्या है, AI साथी, हर दिन लाखों लोग AI चैट बॉक्स से इंटरेक्ट करते हैं, उनमें से कुछ लोग बॉट के साथ करीबी पर्सनल रिश्ता बना लेते हैं। इस बात के बढ़ते सबूत हैं, यह खतरनाक हो सकता है, लोग आखिरकार जाग रहे हैं, ठीक है। इसमें इमोशनल डिपेंडेंसी हो जाता है, मैनिपुलेट हो जाता है, मेंटल वेलबिंग खराब हो जाता है। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी में इसको क्या कहते हैं, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, इस टाइप से कुछ नाम है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। ये सब एथिक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बेस एडिटेड बेबी, जीन एडिटिंग, यहाँ डिस्टिंक्शन जरूर देखना है कि जीन एडिटिंग जो है जीन थेरेपी नहीं है, ठीक है। क्रिस्पर जो है कैस सिस्टम DNA को टारगेटेड मैनर में मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जब वह सिर्फ 7 महीने का था तो बेबी KJ पर्सनलाइज जीन एडिटिंग ट्रीटमेंट पाने वाला पहला व्यक्ति बना। अब वह एक क्लिनिकल ट्रायल की योजना बनाई गई, अगले कुछ सालों में खास जीन एडिटिंग दवाओं को मंजूरी मिल सकती है। मैकेनिकल इंटरप्रेटेबिलिटी क्या था, कोई नहीं जानता कि बड़े लैंग्वेज मॉडल कैसे काम करते हैं। इसका मतलब कि हमें उनकी लिमिटेशन का साफ अंदाजा नहीं है, लेकिन यह बदल रहा है। स्मार्ट रिसर्च टेक्निक अब हमें अब तक की सबसे अच्छी झलक दे रही है कि ब्लैक बॉक्स के अंदर असल में क्या चल रहा है। कमर्शियल स्पेस स्टेशन है आपका, ठीक है। स्पेस टूरिज्म भले ही काल्पनिक लगे, लेकिन यह वह साल हो सकता है जब पैसा देने वाले कस्टमर
आखिरकार गैलेक्टिक व्यू वाले कैमरे में चेक इन कर सकें। ये एक नए चमकदार मॉड्यूल साइंटिस्ट और स्पेस एजेंसियों के रिसर्च मिशन को भी सपोर्ट करेंगे। एम्ब्रियो स्कोरिंग क्या है? मुझे नहीं लगता ये सब हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है। अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना यहाँ ज़्यादा सही है। सेम आपका पेज मैंने रिपीट कर दिया यहाँ पे भी, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ पेजेज मैंने रिपीटेडली डाल दिए हैं लगता है। ओके ठीक है, ये आपका पेज 76 था, ये पेज 77 है, ठीक है। ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण। जनवरी 2026 में भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। रक्षा डीआरडीओ के चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी के रेल ट्रैक रॉकेट स्लेट केंद्र में गगनयान कार्यक्रम के लिए, यार बहुत लंबा लंबा सेंटेंस देता है, मतलब दिमाग खराब हो जाता है। ये क्रू मॉडल के सुरक्षित अवतरण पुनरावृत्ति को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ड्रोग पैराशूट एक विशेष छोटा या मजबूत पैराशूट है, इसका उपयोग तीव्र गति से चलते हुए या गिरते हुए वाहन, कैप्सूल या लड़ाकू विमान की गति को कम करने और उससे स्थिर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलो, स्पेस वगैरह से रिलेटेड है। जैव आधारित रसायन और एंजाइम, बायोबेस्ड केमिकल, ठीक है, बायोबेस्ड केमिकल एंड एंजाइम। इसको बायो इकोनॉमी से कनेक्ट करना है हम लोग को। बायो इकोनॉमी क्या होता है? बायोलॉजिकल रिसोर्सेज प्लस बायोटेक्नोलॉजी प्लस इकोनॉमिक प्रोडक्शन, इसको कहते हैं बायो इकोनॉमी। एप्लीकेशन कहाँ होगा इसका? बायोफ्यूल, एंजाइम, बायोप्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल, सस्टेनेबल केमिकल। तो अच्छी चीज़ है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, आगे बढ़ते हैं। लद्दाख टेलीस्कोप, इसका नाम क्या है? LUVOIR, यही है ना? देखते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में लद्दाख में 2 नई दूरबीन की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें एक सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए और दूसरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों की खोज हेतु है। साथ ही वहां पहले से कार्यरत एक दूरबीन को उन्नत करने का निर्णय भी लिया। विदित हो कि लद्दाख पहले ही भारत के प्रमुख खगोलीय केंद्रों में गिना जाता है। यहाँ अनेक वेधशाला मौजूद हैं और हानले को देश के पहले डार्क स्काई रिजर्व का दर्जा दिया गया, जहाँ रात्रि आकाश की स्वच्छता और प्राकृतिक अंधकार को संरक्षित रखा जाता है। इन पहलों से भारत और व्यापक रूप में ग्लोबल साउथ को अत्याधुनिक अंतरिक्ष अनुसंधान तथा गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण में उल्लेखनीय बढ़त मिलने की संभावना है। अब देखो कि नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप जो है ओके NLST 2 मीटर 2 मीटर अपर्चर वाला सौर दूरबीन होगा, ठीक है। अब सोलर टेलीस्कोप का जो पर्पस होता है, ठीक है, इसको क्या होता है कि सोलर फ्लेयर को देखेगा, जियो मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस को डिटेक्ट करेगा, सैटेलाइट GPS कम्युनिकेशन और ग्रिड वगैरह पे क्या इम्पैक्ट वगैरह होता है उसको देखेगा। रमन ड्रिवन स्पेस नाइट स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान रमन अनुसंधान संस्थान, ये क्या है आखिर, नामक एक तकनीक का प्रदर्शन किया। यह एक नई तकनीक ठंडे परमाणुओं के स्थानीय घनत्व का
तत्क्षण मापन करने में सक्षम है, वह भी उनमें कोई बड़ा बदलाव किए बिना। यह क्वांटम कंप्यूटेशन और क्वांटम सेंसिंग के क्षेत्र में निकट भविष्य के अनुप्रयोगों के विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, जहां परमाणु एवं उनकी क्वांटम अवस्था का तत्क्षण पता लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जान लें कि रमन ड्रिवन स्पिन नॉइज RDSNS के बारे में। यह तकनीक स्पिन नॉइज स्पेक्ट्रोस्कोपी को परमाणु नमूने से गुजरने वाले लेजर प्रकाश के ध्रुवीकरण उतार चढ़ाव का पता लगाकर परमाणु स्पिन के प्राकृतिक उतार चढ़ाव को निर्धारित करने के लिए संयोजित करके इन चुनौतियों को दूर करता है। ओके, पेज 78 में आपका कि श्वेत बौना प्रणाली क्या है, व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, हाल ही में नासा के इमेजिंग एक्सरे पोलराइजेशन एक्सप्लोरर मिशन ने इतिहास में पहली बार किसी श्वेत बौना प्रणाली व्हाइट ड्वार्फ सिस्टम की आंतरिक बनावट का विश्लेषण किया। व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है कि इज द स्टेलर रेमिनेंट ऑफ लो इंटरमीडिएट मास स्टार। ठीक है, जो नीचे वाला स्टार होता है, ठीक है, जो उसका कुछ बचा खुचा हो जाता है, स्टेलर रेमिनेंट ऑफ लो इंटरमीडिएट मास स्टार। सीक्वेंस इसका क्या होता है ये देख लो, थोड़ा सा मुझे याद आ गया तो मैं बता देता हूँ। स्टार, रेड जायंट, फिर आपका प्लैनेटरी नेबुला, फिर हो गया आपका व्हाइट ड्वार्फ सपोर्टेड बाय इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर। ये यहाँ उतना वो सब बोलना जरूरी नहीं है मेरे लिए, अननेसेसरी वो सब कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपके लिए। श्वेत बौना प्रणाली में एक श्वेत बौना तारा शामिल होता है जो सूर्य जैसे तारे के जीवन चक्र का अंतिम चरण होता है। ये देख लो, मैंने चरण आपको बता दिए हैं। तारा अत्यधिक सघन होता है और इसका आकार लगभग पृथ्वी के समान होता है। अधिकांश मामलों में यह किसी अन्य तारे के साथ द्वितारा प्रणाली के रूप में पाया जाता है। खोज एवं अध्ययन जो है ये जान ही गया हमने, IXP मिशन से जुड़ी, जिसने हाइड्रा तारामंडल में स्थित और पृथ्वी से लगभग 200 प्रकाश वर्ष दूर एक्स हाइड्रा प्रणाली का अध्ययन किया। श्वेत बौनों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। एक्स हाइड्रा के बारे में देख लेते हैं कि एक्सरे एस्ट्रोनॉमी से कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट और एक्सट्रीम एस्ट्रोफिजिकल जो प्रोसेसेज होते हैं उसको स्टडी करते हैं एक्स हाइड्रा के अंदर, मतलब एक्सरे एस्ट्रोनॉमी से। अब IXPE जो है उसकी एक स्पेशलिटी क्या थी, एक्सरे यहाँ पे इतनी आसानी से दे दिया गया है, लेकिन ये सब थोड़ा सा साइंस एंड टेक का क्रिटिकल चीज़ है, इसको थोड़ा सा अगर नहीं समझाया जाए तो प्रॉब्लम है। यानी एक्सरे की पोलराइजेशन को मेजर करके मैग्नेटिक फील्ड और इमिशन ज्योमेट्री समझना है, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। श्वेत बौनों का निर्माण कैसे होता है उतना। अब आइए M मतलब पेम्बा इफेक्ट, M तो यहाँ साइलेंट होगा, मेम्बा इफेक्ट या पेम्बा जो भी है, मेम्बा पेम्बा जो भी है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में कंपैरेटिवली हॉट वाटर जो है कोल्ड वाटर कंपैरिजन में फास्टर फ्रीज कर सकता है, ठीक है। इसी को कहते हैं मेम्बा इफेक्ट। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में कंपैरेटिवली हॉट वाटर कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में फास्टर फ्रीज कर सकता है, बट इम्पोर्टेंट कॉशन है, ठीक है। पहला तो ये कि ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये डिपेंड करता है क्या पे, इवेपोरेशन पे, कन्वेक्शन पे, फिर क्या पे करता है, डिजॉल्व्ड, हैंड राइटिंग पे नहीं जाएंगे उतना, मैं स्क्रिबल बस कर रहा हूँ, डिजॉल्व्ड गैसेज, फिर आपका कंटेनर, फिर आपका सुपर कूलिंग,
फिर आपका एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, इसीलिए ये नहीं सोचना है कि हॉट वाटर ऑलवेज फ्रीजेज फास्टर, ये नहीं सोचना है, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस हैं। आइए थोड़ा सा हिंदी भी देख लेते हैं। ठंडे कुछ विशेष परिस्थितियों में गर्म तरल पदार्थ ठंडे तरल की तुलना में अधिक तेजी से ठंडा या जम सकता है। इस प्रभाव का उल्लेख प्राचीन दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक मेटेरोलॉजिका में किया है। वाह, देख रहे हो दार्शनिक को। इसका नाम तंजानियाई छात्र एरास्टो एम पेम्बा के नाम पर रखा है, जिन्होंने 1969 में इस अप्रत्याशित घटना को पहली बार नोट किया और इसके परिणाम स्वरूप रोचक वैज्ञानिक अवलोकन सामने आए। और कितने पेजेज हैं भाई हमारे पास, ये तो फिर रिपीट हो गया ना। अभी 3-4 पेजेज और हैं। लेक्चर जाए जितना लंबा, लेकिन इसको ख़त्म करके ही हटाना, नहीं तो फिर आलस हो जाता है। एकम एआई है क्या भैया कि भारतीय सेना से रिलेटेड है। नई दिल्ली स्थित आर्मी हाउस में विजय दिवस पर एट होम समारोह का आयोजन किया। इस समारोह के दौरान भारतीय सेना ने एकम एआई पूर्णतया स्वदेशी है, सुरक्षित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मंच है। इसे विशेष रूप से संवेदनशील जटिल परिचालन वातावरण, ठीक है, डिसीजन सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, साइबर ऑपरेशन, ऑटोनोमस सिस्टम, सर्विलांस, इंटेलिजेंस एनालिसिस। जब भी साइंस एंड टेक का कोई डिफेंस रिलेटेड चीज़ मैं सुनता हूँ तो मतलब मेंस में जिस तरीके से लिखा जाता है सीधा मेरे दिमाग में वो नाचने लगता है। सीधा मेरे दिमाग में इंटेलिजेंस एनालिसिस, सर्विलांस, डिसीजन सपोर्ट, लॉजिस्टिक, साइबर ऑपरेशन, ऑटोनोमस सिस्टम, ये सब दिमाग में आने लगता है। तो इसी से मेंस जो है वो आराम से लिखा जा सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें रटनी पड़ती है आपको। बट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल एक है कि एआई असिस्टेड डिसीजन मेकिंग जो है फुल्ली ऑटोनोमस जो है, लीथल डिसीजन मेकिंग नहीं कह सकते उसको, ठीक है। ह्यूमन ओवरसाइट इम्पॉर्टेंट एथिकल इशू है इसके अंदर, ठीक है। सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड जो है आपका एक सोर्स कोड का जो इम्पोर्टेंस है सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। इसका रिलेशन आपके साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल सॉवरेनिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह पे होते हैं। सोर्स कोड जो होता है ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, और मशीन कोड जो होता है प्रोसेसर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन होता है। फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। सोर्स कोड दरअसल उन निर्देशों एवं डिजिटल संसाधनों का मूल ढांचा होता है जिन पर कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम काम करता है। आसान शब्दों में कहें तो यह बेहद संवेदनशील और गोपनीय जानकारी होती है जो किसी डिवाइस की मेमोरी, प्रोसेसर, सेंसर, हार्डवेयर से जुड़ी क्षमताओं को नियंत्रित करता है। हालांकि एंड्रॉयड जैसे कुछ प्लेटफॉर्म आंशिक रूप से ओपन सोर्स हैं, किंतु स्मार्टफोन निर्माता इनमें बड़े पैमाने पर अपने मालिकाना बदलाव करते हैं जिनसे वे सख्ती से सुरक्षित रखते हैं। सोर्स कोड की सुरक्षा सिर्फ व्यावसायिक कारणों से ही नहीं है बल्कि साइबर सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी मानी जाती है, क्योंकि आंतरिक संरचना उजागर होने से हैकर को कमजोरियां तलाशने और साइबर हमले करने का मौका मिल जाता है। पाथजेनी जो है यह है क्या? हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पाथजेनी नामक एक नया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है। पाथजेनी क्या है? वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक उन्नत कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क है जिसे दुर्लभ आणविक घटनाओं के तेज एवं सटीक अनुकरण के लिए डिजाइन किया है। इसका प्रमुख उद्देश्य दवा खोज की प्रक्रिया को अधिक कुशल एवं समयबद्ध बनाना है। यह सॉफ्टवेयर विशेष रूप से आणविक अनबॉन्डिंग मार्गों को ट्रैक करने पर केंद्रित करते हैं
जिससे यह समझने में सहायता मिलती है कि कोई दवा अणु अपने लक्ष्य प्रोटीन से किस प्रकार और कितनी अवधि में अलग होता है। ये आपका पाथोजेनी है। मेनी इसको एक और चीज कहते हैं, ठीक है, इसको डायरेक्शन, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डायरेक्शन गाइडेड, एडेप्टिव, मुझे बोलना नहीं चाहिए इंग्लिश में यहाँ पे लेकिन बोल रहा हूँ, सैम्पलिंग अप्रोच, क्योंकि मुझे हिंदी में मैं उतना फ्लुएंट नहीं हूँ, क्योंकि एक मैगजीन अच्छी है तो इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है पता है आपको? कंप्यूटर एडेड ड्रग डिस्कवरी, ठीक है, CADD, ये दो चीज इसमें ध्यान रख लेंगे, काम हो जाएगा। कंप्यूटर एडेड एडेड ड्रग डिस्कवरी फाइन। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। दिसंबर 2025 में जारी एक सरकारी कार्यपत्र में सुझाव दिया गया कि ChatGPT जैसे AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ऑनलाइन स्वतंत्र रूप से उपलब्ध सामग्री तथा डिफ़ॉल्ट रूप से पहुंच होनी चाहिए और प्रकाशकों के पास ऐसी सामग्री के लिए ऑप्ट आउट तंत्र नहीं होना चाहिए। लार्ज लैंग्वेज के बारे में है कि अन्य कार्यों के अलावा टेक्स्ट को पहचान सकता है, उत्पन्न कर सकता है। LLM को भी विशाल डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है, इसलिए इसका नाम लार्ज है। मशीन लर्निंग पर आधारित है, न्यूरल नेटवर्क शामिल है जिससे ट्रांसफॉर्मर मॉडल कहा जाता है, ठीक है। LLM का जो बेसिक आर्किटेक्चर जनरली जो होता है वो आपका ट्रांसफॉर्मर बेस्ड होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपका। सेंटेंस में जो है बीच सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड के बीच कंटेक्चुअल रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल समझिए कि बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, यहाँ बैंक का मीनिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। कंटेक्स्ट अटेंशन को मीनिंग डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। बैंक जैसे ही ये सुना तुरंत इसके दिमाग में वो नाचने लगा। ये पूरा सेंटेंस वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ता है ChatGPT आप 2 वर्ड बस लिख दो, ठीक है। आप कुछ भी लिख दो कि कहानी आपको बनाना है तो 2 से 3 ले दे दो, पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ जाएगा, 3-4 कहानी आपको तुरंत फेंक देगा उठा करके। तो ये है इसका एजेंडा, आगे घुसेंगे नहीं। आर्टेमिस 2 क्या है? आर्टेमिस 2 जो है 1 अप्रैल 2026 को ये लॉन्च हुआ था ना, 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च हुआ था। क्रूड ल्यूनर फ्लाईबाई मिशन था। चांद का चक्कर लगाकर लौटे चारों यात्री की खबर नासा के ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 मून मिशन से जुड़ी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के 4 अंतरिक्ष यात्री सफलतापूर्वक चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाकर सुरक्षित धरती पर वापस लौट आए हैं। 10 दिवसीय मिशन में 4 सदस्य शामिल थे। कौन कौन शामिल था ये थोड़ा सा देख लेते हैं, एग्जाम में रट के जाएंगे इसको। रीड विस्मन नासा के, विक्टर ग्लोवर नासा के, क्रिस्टीना कोच नासा की ये सब इकलौती औरत थी, और जेरेन हैंसन CSA के थे, कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी, एक महिला थी, और क्रिस्टीना कोच मुझे लगता है ये महिला ही होगी। इस दल ने पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर की दूरी तय की, जो इतिहास में किसी भी इंसान द्वारा तय की गई पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी है, ठीक है। 10 दिन का सफर पूरा करने के बाद ओरियन स्पेसक्राफ्ट ने प्रशांत महासागर में सफलतापूर्वक स्प्लैश डाउन पानी में लैंडिंग किया। कहाँ पे किया? सैन डिएगो कोस्ट है वहीं पे। इसका महत्व क्या है? यह कोई मून लैंडिंग मिशन नहीं था, बल्कि भविष्य में मानव युक्त मून मिशन आर्टेमिस 3 के लिए एक परीक्षण था। इसका मुख्य उद्देश्य गहरे अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान के लाइफ सपोर्ट सिस्टम, रेडिएशन शील्ड
और संचार उपकरणों का परीक्षण करना था। 1972 के अपोलो मिशन के बाद पहली बार इंसानों ने चांद के इतने करीब का सफर तय किया है। चंद्रयान 5। लूपेक्स। और एक थोड़ा सा यहाँ फैक्ट है, मैं बताता चलता हूँ। आर्टेमिस 1 जो है, आर्टेमिस 1 वो क्या था, अनक्रूड था। आर्टेमिस 2 जो था ये भी जो गया क्रूड में, क्रूड मॉडल है ये, मतलब आदमी इसमें नहीं गया था, नो पर्सन, यहाँ पे आदमी गया था, ह्यूमन गया था। फ्यूचर आर्टेमिस मिशन लूनर सरफेस एक्सप्लोरेशन को लेकर के है, ठीक है। चंद्रयान 5 को लूपेक्स कहते हैं शायद। यहाँ पे एक चीज़ ऐड करिए कि लूपेक्स जो है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है, ठीक है। इंडिया प्लस जापान का जॉइंट मिशन है, ठीक है। इसरो और जाक्सा, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का, जिसे वर्ष 2027-28 में जापान के H3। आप एक बार चंद्रयान 4 के बारे में भी सर्च करके कमेंट में लिखेंगे तभी मजा आएगा, ठीक है। चंद्रयान 1 से लेकर के चंद्रयान 5 तक नोट्स बना ले। 1000 बार हमने इसको पढ़ रखा है। इंडिया क्या देगा, इंडिया आपको क्या देने वाला है, लैंडर देगा। और जापान क्या देगा, रोवर प्लस लॉन्च व्हीकल। ओके, टारगेट कहाँ है इसका, मून के साउथ पोलर रीजन पे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव लूनर वाटर आइस वोलेटाइल रिसोर्स जो होता है उसका स्टडी करना, ठीक है। आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम है इसमें। अब देखो, रोवर का विकास जाक्सा करेगा, लैंडर इसरो द्वारा बनाया जाएगा। यह मिशन 7 वैज्ञानिक उपकरण ले जाएगा, जिसमें ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा बनाया गया मास स्पेक्ट्रोमीटर, नासा द्वारा निर्मित न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर शामिल है। उद्देश्य देख लो कि चंद्रमा पे जल, चंद्रमा ग्रह की मिट्टी, रेगोलिथ कहते हैं, खुदाई कर जल की मात्रा, गुणवत्ता और संगठन का विश्लेषण, स्पेक्ट्रोमीटर सेंसर का उपयोग करके स्थानीय इन सितु वैज्ञानिक अवलोकन करना। 100 दिनों में 3.5 महीने का मिशन है, जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाने की संभावना है, और इसका उद्देश्य चंद्रमा के दूरस्थ पक्ष का अन्वेषण करना है। चंद्रयान 4 एक लूनर सैंपल की वापसी मिशन होगा, जिसे चंद्रयान 5 से पहले निर्धारित किया गया है। चंद्रयान 3 ने वर्ष 2023 में भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंड कराने वाला पहला देश बनाया, ठीक है, साउथ पोल पे। ओके, ठीक है। ये लगातार 1 घंटे से मैं बोल रहा हूँ, बोलने का मेरा मन नहीं कर रहा है, तो देख लेते हैं। गगनयान मिशन दूसरा एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण सफल हो गया। गगनयान मिशन श्रीहरिकोटा में सफलतापूर्वक 5.7 टन के क्रू मॉडल को 3 किलोमीटर की ऊंचाई से समुद्र में गिराकर सुरक्षित लैंडिंग पैराशूट प्रणालियों को प्रमाणित किया। ओके, एयर ड्रॉप परीक्षण। गगनयान के बारे में है ये। गगनयान के बारे में अगर कुछ देगा यहाँ तो देख लेंगे, कुछ मेंशन किया नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
प्रोबा 3 मिशन क्या है? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए को अपने प्रोबा 3 मिशन के एक उपग्रह क्रोनोग्राफ से संपर्क होने की समस्या का सामना कर पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए प्रोबा 3 मिशन है क्या, ये देख लेते हैं। अत्याधुनिक अंतरिक्ष मिशन है जिसे दुनिया का पहला उच्च सटीकता वाला फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सूर्य के बाहरी वायुमंडल का पहले से कहीं अधिक स्पष्ट एवं विस्तृत अध्ययन करना है। दिसंबर 2024 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इसरो के पीएसएलवी C59 प्रक्षेपण यान की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस परियोजना का प्रमुख लक्ष्य अंतरिक्ष में कृत्रिम सूर्यग्रहण की स्थिति उत्पन्न करना है, जिससे सूर्य के बाहरी भाग कोरोना का गहन अवलोकन किया जा सके। सामान्यतः सूर्य को तीव्र चमक के कारण इस क्षेत्र का अध्ययन करना कठिन होता है। अंतरिक्ष में कृत्रिम सूर्यग्रहण ऑक्टलर उपग्रह सूर्य की चमकीली सतह को ढक देता है, उसकी छाया क्रोनोग्राफ के कैमरे पर पड़ती है। इस प्रक्रिया से अंतरिक्ष में पूर्ण सूर्यग्रह जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना संभव हो जाता है। प्रोबा जो होता है सन को स्टडी करने का मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। रिमोट सेंसिंग और भारत का IRS कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है हाल ही दिनों में। सारे क्षेत्रों में इसका इम्पोर्टेंस है। रिमोट सेंसिंग के बारे में यही होता है जो इंडिया अपना IRNSS जो अब किया था तैयार, क्या क्या इससे कर सकते हैं। वनस्पति, फल, वन, मैपिंग वैपिंग जो भी है, जल का मानचित्रण, खनिज अन्वेषण, तेल गैस अन्वेषण, भूजल निगरानी, तमाम चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय IRS कार्यक्रम क्या है? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कार्यक्रम भारत का राष्ट्रीय पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 1988 में भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह 1A IRS 1A के प्रक्षेपण के साथ हुई। इसरो द्वारा संचालित कार्यक्रम रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के विश्व के सबसे बड़े समूह कॉन्स्टलेशन में शामिल है, जो विभिन्न स्थानिक, स्पेशियल, वनक्रमिक, स्पेक्ट्रल तथा काल्पनिक टेम्पोरल विभेदन पर आंकड़े उपलब्ध कराता है। भारत का जो प्रमुख रिमोट सेंसिंग मिशन है वो क्या है? भूमि एवं जल संसाधन अवलोकन श्रृंखला IRS 1A 1B 1C 1D। ठीक है, महासागर वाला क्या है? ओशन सैट 1/2N मेगाट्रॉपिक सरल कार्टोग्राफिक उपग्रह श्रृंखला क्या? टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट TES कार्टोसैट 1 कार्टोसैट 2। बाप रे बाप, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग SAR श्रृंखला, उतना डिटेल में घुसना नहीं है। भूजन जियो पोर्टल भी है। ठीक है, निगरानी और योजना निर्माण हेतु इसरो द्वारा विकसित एक राष्ट्रीय स्थानिक मंच है। जियो मनरेगा, और ठीक है, उतना डिटेल में नहीं घुसेंगे, बहुत सारा मेंटेन किया हुआ है इसमें। Cloud9 क्या है? Cloud9 के चीन के फास्ट टेलीस्कोप द्वारा खोजी गई एक अनोखी तारा विहीन गैसीय बादल स्टारलेस क्लाउड है। क्या है? स्टारलेस क्लाउड, जो M94 आकाशगंगा के पास स्थित है। इसे एक असफल आकाशगंगा फेल्ड गैलेक्सी या प्रारंभिक ब्रह्मांड का अवशेष माना जाता है, जो मुख्य रूप से डार्क मैटर और गैस से बनी है। यह 14 से 16 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसमें कोई तारा नहीं है। ठीक है, उतना डिटेल में नहीं घुसना है। हो गया, स्टारलेस क्लाउड है, चाइना द्वारा खोजा गया है। तो फाइनली 1 घंटे के लगातार बोलने पर पक्की 1 घंटा का से मैं बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और
अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर ज़रूर करें और कमेंट में प्लीज़ बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, क्या मुझे चेंजेस लाने चाहिए, क्या मुझे और सुधारना चाहिए, ये आप बताएंगे। तो इतने देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, योजना परियोजना अभियान। मैं ये छोड़ रहा था मैं इस वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन एक किसी ने कमेंट किया कि मतलब इसको कंटिन्यू रखें, तो थोड़ा सा मतलब कि कोई कमेंट नहीं करता, कोई कुछ बोलता नहीं। सब्सक्राइब करो ना करो, कमेंट ज़रूर करो, ठीक है। उससे होता क्या है कि अपनी जो कमियां होती हैं वो सामने आ जाती हैं लोगों के, और पता चल जाता है कि क्या सुधार करना है नहीं करना है, क्योंकि ये लेक्चर मैं खुद के लिए बनाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको इससे फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करें, इसको आगे लेकर जाएं, ठीक है। धन्यवाद। अगले लेक्चर में योजना परियोजना अभियान है, काफ़ी बड़ा लगता है मुझे ये लेक्चर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पेजेस हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। जल्दीबाजी में करेंगे और सारा को कवर करेंगे। 100 पेजेज हमारा हो जाएगा और 100 पेजेज बचेंगे। अब मैं डेली लाऊंगा एक हर दिन एक टॉपिक करेंगे, चाहे जितना भी लेट लग जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।